लाल इश्क, लेखक पीयूष श्रीवास्तव। एपिसोड 2, करम ईंट। रात के लगभग 10-11 बज रहे थे। कमरे के आले में एक दिया जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। सुनैया बिस्तर पर दुल्हन बनकर बैठी चमन का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। दरवाजा खुला। उसे एक परछाई करीब आते हुए दिखी। दरवाजा बंद हुआ। परछाई देखकर लगा ये चमन नहीं है। उसने घूंघट हटाया तो देखा बब्बन यादव कमरे में दाखिल हुआ। तो सुनैया बोली, क्या हुआ भैया? बब्बन यादव बिना कुछ बोले छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। सुनैया थोड़ा सा घबराई। कछु चाहिए का? चमन किते है? इस पर बब्बन बोला, चमन दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है, शादी की खुशी में पागल हो रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आप इते क्या करने आए? बब्बन ने छड़ी दीवार से टिकाते हुए कहा, तुमसे बातें करने। का मतलब? बब्बन सुनैया की ओर बढ़ रहा था, तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। बब्बन गुस्से में धीरे से बोला, लगत है छुट्टन हरामी ने फिर दारू पी ली। चमन होंगे, उन्हीं के सामने कर लेना बातें। चुप कर तू। बब्बन ने गुस्से में दरवाजा खोला तो सामने राजभूषण था। इस पर बब्बन ने कहा, तुम्हें भी अभी टपकना था? राजभूषण दारू के नशे में था। राजभूषण ने बिस्तर पर सुनैया को देखा, सजी धजी बैठी थी। राजभूषण ने धीरे से बब्बन से कहा, क्या बात है गुरुजी, आप ही करोगे उद्घाटन? बब्बन ने राजभूषण के मुंह पर जल्दी से हाथ रखा और बाहर बरामदे में ले गया। राजभूषण ने क्या कहा, सुनैया को कुछ समझ में नहीं आया। बब्बन फिर से बोला, क्या हो गया राजू, जो इतनी रात को आ गए हमारी लेने? लफड़ा हो गया। पिताजी को पता चल गो कि हमने तुम्हें 10,000 रुपये दिए शादी के लाने। क्या बात कर रहे हो? झूठ कहेंगे का? वो इति आ रहे हैं अपने लठोतों के साथ तुम्हारे पास हिसाब किताब करने। क्या कह रहे हो साला, ये तो लफड़ा हो गया। मगर जमींदार साहब को पता कैसे चलो? किसने बताओ? हमें क्या मालूम? होगा कोई तुम्हारा छुपो दुश्मन जो तुम पे सीधे वार नहीं कर सकत। बहुत कमीने लोग हैं जमाने में। साला हमारी खुशियां नहीं देखी जा रही। एक बार पता चल जाई है, लिटा लिटा के नंगा करके मारेंगे। अभी की फिक्र करो, वो तो पता चल जाई है जे कांड किसका किया धरा है। सही कह रहे हो, जो भी होगा साले से निपट लेंगे। लेकिन बड़े जमींदार साहब के हाथ चढ़ गए तो मारे जाएंगे। एक काम करो, तुम निकलो इते से, कहीं छुप छुपा जाओ, हम संभाल लेंगे। इस पर बब्बन ने कहा, का मुसीबत है, साला आज ही मूड बना था और आज ही आफत आ गई। ए लल्लन, छुट्टन। कोई जवाब ना पाकर वो फिर बोला, जे कमीनों को भी अभी गायब होना था, न जाने कितने झक मार रहे हैं। घर में कोई नहीं, अकेली लौंडिया को छोड़ के कैसे जाएं? तो राजू ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम है ना, संभाल लें। पक्का? हाँ हाँ पक्का, जाओ तुम। तो बब्बन ने कहा, बेटा कशुक करने मत लग जाना, बोनी हम ही करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं चच्चा, हम तुम्हारा कभी विश्वास तोड़ सकते हैं क्या? एक तुम ही तो हो पगले जिस पर हमें पूरा विश्वास है। हम तो मजाक कर रहे थे। अभी मजाक का नहीं, भागने का बखत है। पिताजी आत होंगे। अजीब मुसीबत है यार जे भी। बब्बन तेजी से लंगड़ाते हुए अंदर गया और उसने सुनैया के कमरे में जाकर कहा, हम एक काम से जा रहे हैं, घबराना नहीं। इते राजू है। कौन राजू? अरे जाकी जीप में तुम और चमन बैठकर आए, बगल वाले गांव के जमींदार का लड़का, घर का लौंडा है, घबराने की जरूरत नहीं। इतना कहकर बब्बन तेजी से लंगड़ाते हुए निकल गया। अब पूरे घर में कोई नहीं था। 2 मंजिला घर, मिट्टी से बनी मोटी मोटी दीवारें थीं, लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियों पर टिका दूसरा मंजिला था। नीचे के हिस्से में 3 कमरे थे।
एक बैठक खाना जो सिर्फ नाम का था, जहां भाइयों के कपड़े, जूते, बिस्तर सब एक लकड़ी की काठ पर पड़े थे। इसके अलावा आले में छोटी छोटी कांच की शीशियों में केरोसिन की चिमनियां रखी थीं। तंबाकू, चूना, पान के डिब्बे रखे थे। दीवार पर लकड़ी के 4-5 खूंटे कतार से गड़े हुए थे, जिन पर भाइयों के कपड़े टंगे थे। बैठक खाने से लगे 2 कमरे थे। एक चमन का, जहां अभी सुनैया थी। दूसरा रसोई घर था, जो घर के पिछवाड़े की ओर था। दूसरा मंजिला, जिसका रास्ता मिट्टी की बनी सीढ़ियों से होकर गुजरता था। ऊपर के कमरे वैसे तो थे छुट्टन और लल्लन के, लेकिन उसका उपयोग कम ही करते थे वो। घर में रोशनी के नाम पर 60 वॉट के बल्ब जल रहे थे। घर के सामने एक बरामदा था, जहां 2-3 खटिया पड़ी थीं। एक खटिया पर आकर राजू बैठ गया। अंदर सुनैया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा, ये चमन किते गायब हो गो? शादी के पहले तो पूंछ बन के पीछे पीछे घूमत था, और अब शादी हो गई तो पहली रात को गायब। बब्बन भैया का आए थे ते? का बात करनी थी? हो सकत है कछु बोलने आया हूं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। तो सुनैया पलटकर बोली, लगत है चमन आ गो। सुनैया उठी और जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने राजू था। राजू सुनैया की खूबसूरती देखकर थोड़ा हकला गया और हकलाते हुए बोला, ओई पानी चाहिए था। सुनैया ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकलकर अंदर रसोई घर में चली गई। सुनैया का दिमाग खराब हो रहा था। साला कैसे बदमाशों की तरह दिखत है। पूरी शादी भर घूरत रहो, अब रात को भी सर पे आके बैठ गो। और चमन का पता नहीं किते मर गया। राजू वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सुनैया गिलास में पानी लेकर आई और राजू को दिया। फिर वापस कमरे में जाने लगी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तो वो बोला, रुको, कुछ पूछना है। सुनैया पलटी, पूछो। वो तुम्हारे पिताजी बब्बन यादव को कब से जानते थे? काय? तुम काय पूछ रहे? ऐसे ही। तुम जमींदार के लड़के हो? हाँ। तो अपने को राजा समझते हो का कि इतनी रात को किसी के भी घर में घुस के बहू बेटियों से पूछताछ करने लगे? अरे अरे, तुम तो दूध की माफिक खोलने लगी। आराम से बात करो, गलत मत समझो। वो तो हम बब्बन चचा से मिलने आए थे। तुम्हें जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, नहीं पूछे, बाहर जा रहे। राजू बाहर आ गया और बुदबुदाने लगा, लड़की है कि छुरी, बात करना तक बेकार, कैसे काटने दौड़ी है, लेकिन है सुंदर, देख के दिल खुश हो गो। राजू बरामदे में आकर बैठा ही था कि इतने में उसका बाप आ गया। जमींदार रोवीली आवाज में बोला, लिए साले हरामी से पैसे? राजू ने जवाब दिया, घर में नहीं है, 2 घंटे से इथे ही बैठे हैं, साला आएगा तो पकड़ लेंगे गर्दन। अबे चूतिया हो तुम, जो बातों में आकर पैसे दिए। चलो घर। तुम्हारी माताराम हमारे ऊपर चिल्ला रही है, इससे तो बाद में निपटेंगे। जाएगा किते जे गांव छोड़ के। दोनों बातें करते हुए घर से बाहर निकले और कच्ची सड़क पर आ गए। चलते चलते एक बार राजू ने घर की ओर नजर डाली, मगर सुनैया उसे नहीं दिखी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी लड़खड़ाते कदमों से चमन घर के अंदर आया। उसके पीछे पीछे छुट्टन और लल्लन भी लड़खड़ाते हुए आए। चमन गाना गाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। गाते गाते उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दोबारा खटखटाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दरवाजे की झर्रियों से झांक के देखा तो सुनैया सो रही थी। 1-2 बार और उसने दरवाजा खटखटाया, फिर परेशान होकर बाहर बरामदे में पड़ी खटिया पर आकर सो गया। अगले दिन जब सुनैया की नींद खुली तो बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो अपने कमरे से बाहर आई तो देखा लल्लन और छुट्टन घर के बाहर कच्ची सड़क पर एक आदमी को बुरी तरह लात घूंसों से मार रहे थे।
आसपास गांव वाले खड़े थे, मगर कोई कुछ नहीं कह रहा था। बब्बन यादव पास खड़े खड़े उसे गालियां दे रहा था और चमन चुपचाप खड़ा देख रहा था। मार खाने वाला आदमी बोल रहा था, छोड़ दो हमें छुट्टन भैया, बब्बन भैया, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हो गई गलती, मत मारो, अम्मा रे बचाओ कोई। इस पर बब्बन गुस्से से बोला, साले जमींदार को हमारे खिलाफ भड़कात है, का सोचा हमें कछु ने पता चलेगा? साले हम लगड़ा जरूर हैं, लेकिन हमारी ताकत आज भी उतनी ही जितनी 10 साल पहले थी, चीर के रख दें तुमको हमारे भाई। छुट्टन ने जेब से चाकू निकाल लिया। ये देख के सुनैया घबरा गई, उसका दिल एकदम से धक करके रह गया। वो दौड़ते हुए चमन के पास आई और घबराते हुए बोली, जे क्या कर रहे हो छुट्टन भैया, रोकत काहे नहीं? बब्बन ने जैसे ही सुनैया को देखा बोला, चमन इसे अंदर लेके जा। तो चमन बोला, चलो अंदर, तुम आओ, इतना कछु काम नहीं। अरे लेकिन जे सब काय कर रहे हो तुम लोग, काय मार रहे हो इस आदमी को? ज्यादा जवाब सवाल नहीं हमसे, वरना जूते से तुम्हारी भी पूजा हो जाएगी। ये सुनते ही सुनैया एकदम दंग रह गई। का बोला, तुम हमें मारोगे? अरे चुप कर तू, अंदर जा अभी, नाटक वाटक नहीं समझी, वैसे भी दिमाग गर्म है अपना अभी। सुनैया उसे देखती रह गई और गुस्से में अंदर चली गई। यहां छुट्टन और लल्लन लात घूंसों से आदमी की पिटाई करते रहे। चेहरे पर चोट लगने के कारण नाक और दांत से खून निकलने लगा था। तभी वहां जमींदार अपने लठैतों के साथ आ गया और बोला, छोड़ो इसे, तुम्हारी मां की साले निहत्थे को मारत हो, चमड़ी उधेड़ के रख देंगे सबकी, दूर हटो। अपने लठैतों को देखकर फिर उसने कहा, पकड़ो सालों को। जमींदार के आदमियों ने लल्लन छुट्टन को पकड़कर अलग किया। जिस आदमी को पीट रहे थे वो रोने लगा। देखो जमींदार साहब, कितनी बुरी तरह से हमारी पिटाई की है, जे तो हमें जान से ही मार दे अगर आप नहीं आत। आप हमारी माए बाप हो, आप इन जल्लादों से बचाओ। बहुत चर्बी चढ़ गई बब्बन तुमको और तुम्हारे भाइयों को। हाँ, एक तो सालों गलत काम करो, ऊपर से रंगदारी दिखाओ। ये सारी आवाजें अंदर सुनैया के कानों तक पहुंच रही थीं। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जे का हो रहे थे, कल तक तो जे सब शरीफ बन के हमारे बाबा के आगे पीछे घूमत रहे, और आज जे कौन सा रूप दिखा रहे? जो देखा वो का एक धोखा था। जे लोगों ने कहा हमारे बाबा के सामने सभ्य होने का नाटक किया, चमन कौन सी भाषा हमसे बोल रहा था? तभी बाहर जमींदार के लठैतों ने लल्लन और छुट्टन को पीटना शुरू कर दिया। बब्बन बोला, अरे जमींदार साहब, जे क्या कर रहे? लल्लन छुट्टन को काहे मार रहे हो, छोड़ो इन्हें। उनकी आवाज सुनकर सुनैया तेजी से भागते हुए घर की चौखट तक आ गई। जमींदार बरस रहा था, ऐसी सुटाई करो सालों की, किसी के ऊपर हाथ तो क्या आग भी ना उठा सके। जमींदार के लठ लल्लन और छुट्टन की और धुनाई करते उसके पहले ही वहां राजू आ गया। उसकी नजर घर की चौखट पर खड़ी सुनैया से मिली। उसने चिल्लाते हुए लठैतों से कहा, छोड़ो इन दोनों को, पिताजी बोला तो था हम पैसा लाके देंगे, का इते फिर आ गए? जाओ आप, कुछ समय दो। छुट्टन, इस पर छुट्टन बोला, 2 दिन का बखत दो, हम सारे पैसे दे देंगे। जमींदार फिर गरजा, साले तू देगा पैसा, हरामी कहीं के? न जाने कौन सा जादू किया है इस बब्बन के बच्चे ने तुम्हारे ऊपर राजू, कोई बात दिमाग में घुसती नहीं, काम धंधे में तुम्हारा मन लगत नहीं, दिन भर जीप पे सवार होके इन बदमाशों के साथ आवारागर्दी करत हो। साले सबसे पहले तो तुम्हारे पैर तोड़ने चाहिए, लेकिन तुम्ही अम्मा के चक्कर में कछु न कर पाते हम, वरना 2 दिन में अकल ठिकाने लगा दे तुम्हारी। राजू बोला, आप हमें घर पे चल के कूट लेना, लेकिन इते इन्हें छोड़ दो, आगे से कभी जय ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बब्बन, अगर हमारा पैसा तूने नहीं लौटाओ तो साले तेरे भाइयों के कंधे पे हल बांध के खेत में चलवाऊंगा। हम आपका पैसा जल्दी लौटा देंगे जमींदार साहब, हमारा यकीन करो। तुम जैसे हरामियों पे यकीन करें? साले एक बार सांप भी काटना छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम लोग कभी डसना नहीं छोड़ सको। चलो रे राजू, तुम्हारे कारण छोड़ रहे हैं, पैसे अगर हमारे डूबे तो चारों को जल समाधि दिला दे हैं, याद रखना। इतना कहकर जमींदार अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। जिस आदमी की
इन्होंने धुनाई की थी वो भी पीछे पीछे भागने लगा। ये सब देखकर सुनैया की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ते हुए अंदर चली गई। पांचों खटिया पर आकर बैठ गए। लल्लन और छुट्टन का चेहरा पिटाई के कारण हल्का हल्का सूज गया था। लल्लन ने अपनी चोट पर हाथ रखते हुए कहा, जमींदार साहब की जगह कौन और होता ना, आज घर वापस नहीं जाता। तो राजू ने जवाब दिया, शुक्र मनाओ हम आ गए, वरना तुम घर के अंदर नहीं आ पाते। काय करत हो इतने लपड़े? क्या जरूरत थी तुम लोगों को छप्पर को पीटने की? बब्बन ने गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम का? उस हरामी के पिल्ले ने ही बताया तुम्हारे बाप को कि हमने तुमसे पैसे लिए। अरे छप्पर को जानत नहीं का, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे खिलाफ बोल सके। दारू के नशे में नौकरों के सामने बक दिया होगा, लेकिन लग तो हमारी गई ना। पैसे किथे धरा? सब हो जाएगा, अभी ज्यादा माथा पच्ची ना करो। इतने में लल्लन ने अपने पैर पर लगी चोट पर सूजन देखी और बोला, चमन अपनी लुगाई से बोल ईंट गरम कर दे, सालों ने घुटना तोड़ के रख दो। तो चमन बोला, हाओ। राजू ने फिर कहा, अरे तुम्हारा दर्द हम 2 मिनट में गायब कर दें, जरा रुको। चमन अंदर गया तो देखा सुनैया खिड़की के पास घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। वो बोला, अरे सुनो। सुनैया ने चेहरा उठाया, तुम लोगों ने कहा है मारा उस आदमी को? ये सब हम बाद में बताएंगे, पहले ईंट गरम करके कपड़े में लपेट के ले आओ। लल्लन भैया के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। पहले ये बताओ कि कहा है तुम लोगों ने मारा, फिर तुम भेजा घुमा रही हो। सब बताएंगे, पहले तुम हवा काम करो। नौकरों से काहे नहीं करवा लेत? सब छुट्टी पे गए हैं, अब ज्यादा बहस मत करो और जल्दी से ईंट गरम करके लाओ। समझो बात को, लल्लन भैया के घुटनों में बहुत दर्द है। इतना कहकर चमन बाहर चला गया। सुनैया गुस्से में उठी और अंदर किचन की ओर चली गई। किचन में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे पीछे का उजाड़ मैदान सा दिखता था। उस मैदान में कुआं था, एक मिट्टी का मकान था। उस मकान के बरामदे में एक 65-70 साल की बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। ये वही दादी थी जिसने सुनैया और चमन की शादी के बाद घर की सारी रस्में की थीं। दादी और सुनैया की नजरें मिली। दादी झाड़ू वहीं रख खिड़की की ओर बढ़ने लगी। तभी किचन में चमन आ गया। दादी ने चमन को देखा तो वापस लौट गई। सुनैया को कुछ समझ में नहीं आया। किचन के पास ही दरवाजा था जो पीछे के मैदान में खुलता था। चमन बोला, वाह कर रहे हैं, जल्दी लाओ। इतना कहकर चमन बाहर चला गया। खिड़की के पास ही मिट्टी का बना चूल्हा था, पास में ही स्टोव था। सुनैया ने जल्दी से स्टोव जलाया और ईंट उठाकर उसके ऊपर रख दी। ईंट गर्म हो जाने पर एक कपड़ा लपेटा और बाहर बरामदे में आ गई। बाहर आई तो जो नजारा उसने देखा तो वो देखती रह गई। चारों भाई राजू के साथ मिलकर दारू पी रहे थे। उसकी आंखों को जैसे यकीन नहीं हुआ। इससे पहले वो कुछ और सोच पाती, लल्लन बोल पड़ा, इधर लाइट। सुनैया उसके पास ईंट रखकर जाने लगी। लल्लन को गुस्सा आ गया। सिकाई कौन करेगा? उसने अपने घुटनों पर से धोती हटाई और पैर सामने रखे लकड़ी के स्टूल पर रख दिया। सुनैया देखती रह गई। उसने पहले चमन पर नजर डाली, लेकिन चमन शराब के घूंट लेने में ऐसे खोया था कि उसे अपने भाई की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लल्लन फिर बोला, क्या सोच रही है? चमन की तो लुगाई है तो हमारी भी कछू है कि ना? हम जेठ है तुम्हारे, चल बैठ और सिकाई कर। सुनैया ने फिर राजू की ओर देखा। राजू ने उससे नजरें चुरा ली और बब्बन से कहने लगा, चच्चा अंग्रेजी है, शहर से मंगाई है, कैसी लगी? पहली बार अंग्रेजी पी रहे, मजा आ गो। लेकिन एक बात बोले, देसी के टक्कर की नहीं। तब लल्लन फिर बोला, एक खड़ी का है, सिकाई करके जा जल्दी, फिर खाना भी तो बनाना है। सुनैया जमीन पर बैठ गई और लल्लन का घुटना सेंकने लगी। लल्लन ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी जांघों पर रख दिया।
और बोला, बंजारन के हाथ हैं तेरे, पकड़ तो मजबूत बना, डर जाएगा कैसे। सुनैया घबरा गई और ईंट वहीं रख के भागते हुए सीधे अंदर चली गई। सारे भाइयों की हंसी निकल गई। बब्बन ने चिलम का कश मारा और कहा, शर्मा गई कायरे चमन, तूने भी छुई मुई से शादी कर ली। कोई नहीं भैया, पहला दिन है ना, थोड़ा तो घबराएगी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा हम लोग का चीज हैं। सुनैया अंदर गई और चौके का दरवाजा खोलकर बाहर पीछे मैदान में चली गई। अभी भी वो बुढ़िया वहां सूखे पत्ते बीनने में लगी थी। सुनैया वही कच्चे मिट्टी से बनी छोटी सी दीवार पर बैठकर रोने लगी। ए काली माई, जे कहां फंस गए हम, अब का करें। ये लोग तो बहुत नीच हैं, घर की औरत के साथ कोई ऐसा करत है का। हम तो जे घर की इज्जत हैं। ए काली माई, हम का करें। ये कहते कहते सुनैया की आंखों में आंसू आ गए। पीछे से बुढ़िया उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रख दिया। ना रो, बहुत बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के साथ। इतना ही बोला था कि चमन उसके पास आ गया। चमन को देखकर बुढ़िया तेजी से अपने घर की ओर भागी। तो चमन बोला, का हो गो, रो काहे रही। नीच हो तुम लोग, हमें फंसाया है, तुम हमारे पति हो के हिजड़े। हिजड़े सुनते ही चमन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बहुत मुंह चले थे तुम आओ, हाँ हिजड़ा कहेगी, बोल यही दिखाओ कितना बड़ा मर्द हूं, बोल। लेकिन सुनैया ने बोलना बंद नहीं किया। इतने बड़े मर्द हो तो अपने भाई को काहे नहीं रोका, जब उनने हमारा हाथ पकड़ के अपनी जांघों पर रख दो। तो कौन सा पहाड़ टूट गो, थोड़ा मजाक कर लो तो क्या हुआ, पिघल तो नहीं गई, ज्यादा छुई मुई मत बन, समझी। चमन ने गर्दन इतनी कसकर पकड़ी कि सुनैया की सांसें ही रुक गईं। उसने जोर से चमन का हाथ पकड़कर झटका दिया। भागते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। चमन ने आकर दरवाजा खटखटाया मगर उसने नहीं खोला। फिर चमन बाहर आकर वापस भाइयों के साथ दारू पीने लगा। बब्बन ने देखा कि चमन गुस्से में बैठा था तो वो बोला, मारा तो नहीं, जही हरकत रही तो मारे बिना रह भी नहीं पाए। अरे का इतने गर्म हो रहे हो, हाँ। उसकी जगह कोई और लोंडिया भी हो तो ऐसी बिदकती। तो राजू ने कहा, बेचारी को का सपने दिखा के तुम लोगों ने फांसा होगा, एक ही दिन में सारे भरम तोड़ दिए। सवेरे सवेरे अगरबत्ती की खुशबू लेते हैं, तुमने दारू की खुशबू सुंघा दी। तो लल्लन बोला, थोड़ा टाइम तो लगेगा। चमन उसे मारना मत, पहले प्यार से समझा, नहीं समझेगी तो हम लोग समझाएंगे। तो बब्बन ने कहा, लल्लन ठीक कह रहा है, थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए। तो राजू ने फिर बात काटी, बब्बन चच्चा हम चलत हैं, शाम को आएंगे, बाजी के लिए तैयार रहियो। हो पूरा हिसाब किताब चुका देंगे, देखत हैं धार मार के आते हैं। हो। राजू उठा और अंदर चला गया। घर के पिछवाड़े में ही गौसल खाना बना हुआ था। राजू जब गौसल खाने से लौटा तो चौके से लगे सुनैया के कमरे की ओर उसकी नजर गई। दरवाजा बंद था। वो कमरे के पास गया, एक बार दरवाजा खटखटाया मगर दरवाजा नहीं खुला। उसने एक सेकंड कुछ सोचा और वापस बाहर निकल गया। फिर वो बोला, चलो राम राम। तो चमन ने कहा, राजू भैया हम भी चले थे तुम्हारे संग, मंडी तक छोड़ दो, कुछ खाने को ले आए, आ जाओ। राजू और चमन बाहर आए। सामने मैदान में खड़ी जीप में दोनों बैठे और चल दिए। राजू ने बात शुरू की, एक बात बोलूं चमन। हाँ भैया बोलो ना। तुम लोग हो तो बहुत हरामी, उच्च कोटि के नीच। धन्यवाद भैया, लेकिन जे लड़की को फंसा के तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। कैसे भैया? बंजारन है, दिल से जियत हैं, सीधे सच्चे होते हैं, इसीलिए तो फंसाया है। अगर हम सर नहीं गए होते तो तुम्हारी शादी न होने देते। फिर तो अच्छा हुआ आप नहीं थे। इतने ही रोक दो, जरा 100 का नोट दो ना, लौटाते छुट्टन भैया से लेके। राजू ने 100 रुपए निकाल के चमन को दिए और कहा, कोई जरूरत ना है, रखो।
चमन खिसियाने अंदाज में बोला, बहुत मेहरबानी। चमन उतरा और सामने होटल की ओर चला गया। यहां सुनैया अपने कमरे में बंद लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बाबा, इन लोगों ने हम सबको धोखा दिया है, बहुत गलत करो हमारे साथ, अब क्या होगा हमाओ? हम तो सोचे थे चमन हमसे सच में प्यार करते थे, लेकिन ये तो राक्षस निकला। केवड़िया, तुम काहे हमें छोड़ के चले गए? तुम होते तो कहा हम जा नरक में आते कभी? बाबा, आपने तो ये सोच के हमें अपने से अलग कर दो कि आपके मरने के बाद हमाओ का होगा, लेकिन हम इते जीते जी मर गई हैं। एक बार मिलने आ जाओ बाबा। तभी चमन बाहर से भागते हुए आया। छुट्टन भैया भागो, इते से जल्दी। छुट्टन नशे में धुत था। तो लल्लन बोला, का होगा चमन, का बोल रहे हो? तो छुट्टन बोला, फिर जमींदार आगो का लठेत लेके आने दे, साले को बहुत है गई इज्जत, इस बार हम भी कूट दे हैं। तो चमन ने घबराते हुए कहा, अरे पुलिस आ रही है तुम्हें पकड़ने। हम किसी के बाप से नहीं डरत, पुलिस को भी आने दो। अंदर सुनैया ने जैसे ही पुलिस का नाम सुना, वो हड़बड़ा के बाहर आ गई। देखा तो चमन, लल्लन और बब्बन छुट्टन को उठाने की कोशिश कर रहे थे। चमन बोल रहा था, बब्बन भैया समझाओ ना इन्हें। अबे का समझाए, देख नहीं रहा कितने नशे में है। छुट्टन उठ, आने दो पुलिस को, हम किसी से नहीं डरते। अरे जय तो पी के पूरे जोश में ना हिलेंगे, इते से जबरदस्ती ले चलना पड़ेगा। पकड़ के ले चलो। लल्लन, चमन, पीछे के रास्ते से बाहर निकलो। सुनैया घबराते हुए चमन के पास आई। पुलिस, कितने फंस गए हम, हमारे बाबा के पास छोड़ाओ, तुम सुन रहे हो ना? तो चमन बोला, अरे चुपचाप अपने कमरे में जा, जे घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत, पैर तोड़ के रख देंगे हम तुम्हारे। हमें हमारे बाबा के पास जाना, नहीं रहना थे, हमें हमारे बाबा के पास छोड़ाओ। तो बब्बन ने कहा, जे काय बोल रही है अभी? चमन, तू इसे छोड़, अपनी लुगाई को संभाल। तो चमन बोला, चल तू कमरे में, इते हमारे भाई की जान पे बनी है और तुम हो के अलग ही भिनभिनाए रही। चमन ने सुनैया का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। लल्लन और बब्बन छुट्टन को लेकर पीछे के रास्ते से जंगल की ओर भागे। वही बुढ़िया अपने आंगन में गेहूं साफ करते हुए उन्हें देख रही थी। यहां कमरे में चमन ने सुनैया को धमकाया, देख, पुलिस पूछे तो कह दइयो हमें कछु नहीं मालूम। तुम काहे हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? हमें हमारे बाबा के पास छोड़ दो, हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है? चुप कर, बाबा के पास छोड़ाओ, बाबा के पास छोड़ाओ, एक ही रट लगा रखी है। हमारे ऊपर मुसीबत आई है और तुम्हें अपने बाबा की पड़ी। पुलिस के सामने अगर जबान चलाई तो तुम्हारी जबान खींच लेंगे, समझ गई? हमसे बुरा कोई ना होगा, और घर से भागने की तो सोचना भी मत, यहीं चुपचाप बैठी रह। चमन तेजी से भागते हुए पीछे की ओर गया। तो सुनैया बोली, मर गई रे, हमारा तो नसीब फूट गयो। बाबा जी, हम किथे फंस गए, तुम आ जाओ एक बार हमसे मिलने। ए बाबा, काली माई, हम तो नरक में आ गए, अब क्या होगा हमाओ? चमन ने देखा कि लल्लन और बब्बन पीछे के रास्ते से वापस आ रहे थे। किथे छोड़ा है? तो बब्बन ने जवाब दिया, जंगल वाले रास्ते पे एक ट्रक में बिठाल दिया, बैठाने में साला नाटक कर रहा था। तो लल्लन बोला, पकड़ के 2 झापड़ मारे तब जाके बैठाया। पुलिस तो नहीं आई ना? नहीं। लौंडिया को समझा दिया? हाँ, कछु ना कहेगी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तीनों समझ गए कि पुलिस आई होगी। चमन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल तेजी से अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर ने कहा, किते है साला हरामी छुट्टन, पूरे घर की तलाशी लो। दोनों कांस्टेबल तेजी से घर के हर कमरे में घुसकर छानबीन करने लगे। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, बोलो सालों, किते छुपा के रखा है अपने हरामी भाई को? बोलो, नहीं तो तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। बब्बन लंगड़ाते हुए इंस्पेक्टर के पास आया। इंस्पेक्टर साहब, वो तो सवेरे सवेरे ही घर से निकल गया, हमें नहीं पता कि किते गया। आप तो आराम से चाय पियो। ए चमन, जा चाय तो बनवा ला इंस्पेक्टर साहब के लिए। चमन अंदर जाने लगा तो इंस्पेक्टर बोला,
ए चूतिए, चाय छोड़, सच सच बता किते है। तो बब्बन बोला, करो का है ऊने? तुम्हें नहीं पता का किया? बहुत भोले बन रहे हो बब्बन, याद रखना बहुत महंगा पड़ेगा एक दिन तुझे। लेकिन अगर छुट्टन भैया ने कछु करो हो तो वो इते काहे पड़े होते, पहले ने भाग गए होत। चूतिया, 10 महीने पुराना केस है। पंसारी धन्ना के इते जो चोरी हुई थी, इसने अपने हरामी दोस्तों के साथ ही मिलके की थी। सब उगल दिया कुत्तों ने, छोड़ूंगा नहीं। इतने में सिपाही अंदर से सुनैया को लेकर आया। तो इंस्पेक्टर बोला, जे कौन है बे? तो चमन ने जवाब दिया, हमारी लुगाई। साले, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। सूखी रोटी खाने वाले मटन खाओगे? बोल लौंडिया, छुट्टन किते है? सुनैया कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने मन में सोचा, अगर सच बता दो तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। चमन, बब्बन, लल्लन सुनैया की ओर देख रहे थे। धीरे से लल्लन ने बब्बन के कान में कहा, जे फंसवा ना दे। तभी सुनैया ने ना में सर हिलाया और कहा, हमें नहीं मालूम, हम तो कल ही आए थे ब्याह के। तो इंस्पेक्टर बोला, उसे आखिरी बार किते देखा था? इते थे सुबह तक, तो फिर हमें नहीं पता किते गए। बच गए साले तुम लोग। साला जाएगा कहां? चलो रे। पुलिस इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। बब्बन, लल्लन, चमन सुनैया से खुश हुए। फिर बब्बन बोला, बड़ी समझदार लौंडिया है रे तू। कितनी मासूमियत से बेचारे को यकीन दिला दो। सुनैया चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। तब लल्लन ने कहा, एकदम टंच माल है जे तो। मान गए लल्ला, तुम्हारी पसंद। जे लड़की तो अपने घर के लिए एकदम दुरुस्त है। तीनों भाई प्यार से चमन को लल्ला भी कहते थे। चमन तारीफ सुनकर खुश हुआ था। सुनैया ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंदर जाने लगी। तो बब्बन बोला, जरा हम भाइयों को अपने हाथ का खाना तो बना के खिला। सवेरे से सिर्फ पिए हैं, खाओ कछु ना। इते तो नौकर चाकर खाना बनाते थे, किते गए सब? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराए। चमन ने पहले वाली बात दोहराई, बताया तो था तुम्हें, छुट्टी पे गए हैं, आज आएंगे 1-2 हफ्ते में। जा खाना बना। सुनैया रसोई घर में गई, चूल्हे की आग को सुलगाया और खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। कुछ आंसू सनाते हुए आटे में भी गिर रहे थे। आंसुओं को कभी आंचल से पोंछती तो कभी हाथ से। आटा बार बार कंगन में लग रहा था। गुस्से में आकर उसने कंगन उतार दिए और वहीं दीवार पर बने आले पर रख दिए और खाना बनाने लगी। बाहर बरामदे में बैठे लल्लन, बब्बन, चमन छुट्टन के बारे में बात कर रहे थे। बब्बन ने शुरुआत की, छुट्टन का कुछ दिन इते आना ठीक नहीं। हमने तो कह दो, जब तक मामला ठंडा ना पड़े गांव में कदम मत रखियो। उसने तुम्हारी बात सुनी भी होगी, देख नहीं रहे थे कैसे नशे में धुत था। छुट्टन भैया की जई तो दिक्कत है, एक तो पीते नहीं और जब पियत हैं तो अपने में मस्त हो जाते हैं। दुनियादारी की कछु खबर नहीं। लेकिन छुट्टन के इते ना होने से हम लोग तो फंस गए। काय? पुलिस तो चली गई। गधे, हम पुलिस की नहीं पैसों की बात कर रहे हैं। जमींदार बहुत ही हरामी है, फिर पैसे मांगने आएगा। उसके आने से पहले ही 1-2 हजार राजू के हाथ भिजवा दे तो शांत हो जाए। कह तो ठीक रहो, लेकिन जे 1-2 हजार भी आएंगे किते से? हमारे पैसों की लालटेन तो भाग गई। छुट्टन भैया ने तो जमींदार से कह भी दो कि 2 दिन में लौटा दें। तो लल्लन ने कहा, अरे कह दो तो कोई पत्थर की लकीर हो गई का? लौटा दे मतलब लौटा दे, राजू संभाल लेगा। लेकिन जमींदार साला हर वक्त उसके कान भरत रहते हैं। देखा नहीं कैसे गालियां दे रहो तो? हमारे लिए राजू का विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। तो चमन ने कहा, आप सही कह रहे हो। अगर 1-2 हजार पकड़ा देंगे तो राजू को भी लगेगा जे लोग इतने हरामी ना जितने सोचत हैं। तो बब्बन ने कहा, लेकिन पैसे आएंगे किते से? साला ऐसा कोई ना बचा पहचान में जिससे उधार न लिया हो। तो लल्लन ने जवाब दिया, हम कछु करत हैं, कोई ना कोई तो बकरा मिलेगा।
तुम्ही को करना पड़ेगा। चमन देख खाना बनाओ कि नहीं? हो। लल्लन ने फिर कहा, अरे कमी नहीं दुनिया में मुर्गों की, कोई ना कोई तो फंसे हैं। अभी नहा के निकलत हैं शिकार पे। चमन और लल्लन उठकर अंदर चले गए। लल्लन ने पीछे आंगन में से बाल्टी उठाई और कुएं की ओर नहाने चला गया। चमन ने चौका में आकर देखा तो सुनैया अभी भी खाना बना रही थी। सुनैया ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा। चमन बोला, बन गो खाना? हो, तुम लोग बैठो, हम थाली लगा के देते हैं। सुनैया ने चूल्हे से चावल का पतीला हटाया और चूल्हे की लकड़ी ले जाकर पीछे आंगन में रख दी। उस पर पानी की छींटे मारी ताकि आग शांत हो जाए। अपने चेहरे पर भी छींटे मारे और आंचल से पोंछकर वापस रसोई में आ गई। जल्दी जल्दी दाल चावल सब्जी रोटी थाली में परोसी और ले जाकर चमन और बब्बन के सामने रख दी। दोनों खाना देखकर खुश हो गए। बब्बन बोला, वाह, खाने की खुशबू ही बता रही कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। दोनों ने खाना शुरू किया। सच बोला भैया, खाना तो एकदम टकाटक बनाया। सुनैया तुम्हारा जवाब नहीं। उसने जब नजर उठाकर देखा, सुनैया जा चुकी थी। सुनैया अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई और फिर खुद से बोलने लगी, बाबा आज हमको देखन का ही नहीं आए। दोपहर होने आई, तुमको कहा हमें याद नहीं आ रही? एक बार आके देख तो ले, किते फंसा दिया। बाबा आ जाओ एक बार हमसे मिलने। ए काली माई, भेज दो हमारे बाबा को, उनकी मोड़ी दलदल में फंस गई। इते से केवल बाबा तुम ही निकाल सकत हो। एक बार आ जाओ। हे भगवान, कितने गंदे लोग हैं, कितने मक्कार हैं। डेरा वालों के सामने कैसे संस्कारों का ढोंग कर रहे थे। झूठे ठाट वाट दिखा के बाबा को शादी के लिए तैयार कर लो। न जाने कौन जन्म के पाप हैं जो इन लोगों के चंगुल में फंस गई। तभी दरवाजे की कुंडी की आवाज आई। सुनैया ने चेहरे से आंसू पोंछे उठी तो देखा सामने लल्लन था। हमारी थाली भी लगा दो। सुनैया चौके में गई और थाली में खाना लाकर लल्लन को दे दिया। लल्लन ने भी खाने की तारीफ की, लेकिन सुनैया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कमरे की ओर जाने लगी तो चमन बोला, तुम भी खा लो, हमें भूख नहीं। सवेरे से तो कछु नहीं खाओ तुमने, काहे भूख नहीं? देखो जे नखरे इते ना चलेंगे, चुपचाप से खा लो। तब बब्बन ने कहा, चमन तुम्हारी लुगाई है, ऐसे बोलोगे का? हाँ, ए मोड़ी खा ले। बोल तो हम अपने हाथों से खिला दे। चल अच्छा, चमन के हाथों से खा ले। अब तो तुम्हें इते ही जीना, इते ही मरना है, हम खुद ही खा लेंगे। इतना कहकर सुनैया ने बब्बन और चमन की झूठी थाली उठाई और पीछे आंगन में कुएं के पास रख दी। फिर चौके में आकर सारे बर्तन उठाए। एक बर्तन में चूल्हे की राख समेटी और पीछे कुएं के पास चली गई। कुएं से पानी खींचा और राख से बर्तन साफ करने लगी। पीछे उसे फिर से वही बुढ़िया दिखी। वो भी बाल्टी लिए कुएं की ओर ही आ रही थी। उसने कुएं के पास बाल्टी रखी, फिर धीरे से उसके पास आई। कछु करो तो नहीं? सुनैया को कुछ समझ में नहीं आया कि बुढ़िया क्या कहना चाह रही है। बुढ़िया ने भी फिर दोबारा सवाल नहीं पूछा। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। जाते जाते वो बोली, अपना ध्यान रखियो। सुनैया बुढ़िया की ओर देखती रही। फिर उसने सारे बर्तन समेटे और अंदर आ गई। चौके में बर्तन रखने के बाद अपने कमरे में गई और घाघरा चोली निकाल नहाने के लिए कुएं पर आ गई। लल्लन ने खाना खत्म किया और डकार लेते हुए बरामदे में आया, जहां बब्बन खटिया पर बैठकर हुक्का पी रहा था। आते ही लल्लन बोला, आते पास के गांव से, देखते कोई मुर्गा हाथ आए। हाँ, 1000 का जुगाड़ भी हो गया तो बात बन गई समझो। राजू खुश हो जाएगा। 1000 नहीं 2000 लेके आएंगे, आप देखो तो। फिर तो शाम के दारू हमारी तरफ से। लल्लन हंसते हुए वहां से चला गया। चमन पहले ही अपने कमरे में चला गया था। सिर्फ बब्बन के हुक्के की गुड़गुड़ की आवाज ही सुनाई दे रही थी।
बब्बन ने अपनी खटिया के नीचे रखे लोटे को उठाया तो देखा पानी नहीं था। तो वो बोला, ए लौंडिया, पानी तो दे जरा। मगर सुनैया की कोई आवाज नहीं आई। बब्बन उठा और लोटा लेकर अंदर की ओर चल दिया। किते मर गई। पीछे रसोई घर में पहुंचकर मटके से पानी निकाला। वहीं पानी पीते पीते उसकी नजर खिड़की से कुएं पर नहा रही सुनैया पर गई। सुनैया की सांवली पीठ देख के बब्बन बेचैन होने लगा। पानी की बूंदों के कारण पीठ उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी। उसने पानी का लोटा वहीं खिड़की पर रखा और कुएं की ओर बढ़ गया। कुएं पर घाघरा को ऊपर तक चढ़ाए हुए सुनैया बैठे बैठे नहा रही थी। जैसे ही उसे अपने बगल में परछाई नजर आई तो उसने पलट के देखा। बब्बन यादव उसकी पीठ को घूरे जा रहा था। सुनैया ने तौलिया अपने ऊपर डाल लिया। तो बब्बन बोला, पानी चाहिए था, तुम नहा लो, हम बाद में ले लें। होगो हम आओ। इतना कहकर सुनैया उठी और अपने आप को कपड़े में लपेट के अंदर चली गई। सुनैया की उघड़ी मांसल टांगें, पीठ को देखकर बब्बन यादव के चेहरे पर एक कामुक सी मुस्कान उभरी। जब तक वो अंदर नहीं चली गई वो उसे देखता रहा। सुनैया अंदर गई तो देखा कमरे में चमन सो रहा था। उसने कमरा बंद किया और जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बालों को तौलिया से पोंछा। मांग भरने की उसकी इच्छा तो नहीं थी, मगर फिर भी उसने भरी। फिर उसे हाथ में पहने सोने के कंगन का ख्याल आया और वो बुदबुदाई, कंगन किते रख दिए। फिर उसे ख्याल आया आटा सनाते समय उसने उतारे थे। वो रसोई में गई तो देखा आले में कंगन थे ही नहीं। देखकर वो घबरा गई। इते तो रखे थे, किते चले गए। उसने चूल्हे के आसपास देखा, बर्तन हटाकर देखा, पूरे रसोई घर में ढूंढ मारा, मगर उसे कंगन नहीं मिले। किते चले गए, वापस कमरे में देखत है। वो वापस कमरे में आई, अपने एल्यूमिनियम के संदूक में देखा। चमन को हटाकर बिस्तर पर देखा, मगर उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाहर के कमरे में देखा, बरामदे में भी ढूंढा। बब्बन ने उसे परेशान होता देखा तो बोला, का होगो, काय बकरी की तरह इते उते दौड़ रही। हमारे सोने के कंगन नहीं मिल रहे। जो हमने दिए थे वो वाले? नहीं, बाबा वाले। बब्बन के दिमाग में जैसे कुछ खटका। किते रखे थे? इते ही चौके के आले में। फिर उसने कुछ नहीं कहा और वापस खटिया पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। सुनैया फिर पीछे आंगन में कुएं के पास गई, मगर उसे कंगन नहीं मिले। वो वहीं परेशान होकर बैठ गई। किते चले गए, चौके में ही तो रखे थे। का हो रहा हमारे साथ ये, जब से जा घर में कदम रखो है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बाबा की निशानी थी, किते चले गए। फिर वो दौड़ते हुए कमरे में गई। चमन को उठाने के लिए उसे पकड़ के हिलाया। काय, तुमने हमारा सोने का कंगन देखा? चमन नींद में था। बोला, कौन सा कंगन? अरे जो हमारे बाबा ने दिए थे फेरों के बखत। हमें क्या मालूम, हमने कौन पहने थे। देखो इतने ही होंगे। सब जगह देख मारो मगर नहीं मिले। कुआं के पास छोड़ा ही होगी, एक बार और जाके देखो। सुनैया ने फिर एक बार सब जगह देखा, मगर कंगन कहीं नहीं मिले। लौट के कमरे में आई तो देखा चमन फिर से सो रहा था। वो वहीं दीवार से टिक कर बैठ गई और फिर उसकी आंखों में आंसू तैर गए। हमाओ नसीब ही फूटो है जो ऐसी मनहूस जगह में आके फंसे। केवड़िया, तुम किते चले गए? हमें अकेला छोड़ के हम क्या करें? वो जोर जोर से रोने लगी। लगभग 1 घंटे बाद लल्लन वापस लौट के आया। अभी भी सुनैया दीवार से टिके हुए घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे बाहर लल्लन की आवाज सुनाई दी, बब्बन भैया, जे रहे तुम्हारे 2000। बब्बन ने पैसों की गड्डी सामने देखी तो खुश हो गया। क्या बात है, किसे चुना लगा के आए हो? आप तो आम खाओ, गुटलियां मत गिनो। राजू आया तो दे दइयो, कहियो अपने बाप के मुंह पे जाके मार दे। अरे पहले तू इधर बैठ मेरे पास।
बब्बन ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और धीरे से उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, साले सच बता, किते से लाया इतने पैसे? कहीं तूने चमन की लुगाई के? लल्लन ने मुस्कुरा के बब्बन की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली और दोनों खिलखिला के हंस पड़े। बब्बन बोला, साले बहुत ही हरामी हो। तो लल्लन ने कहा, तुम्हारे भाई तो हैं। बब्बन ने इतने धीमे बोला था कि सुनैया को सुनाई नहीं दिया, बस उसे जोर के ठहाके की आवाज सुनाई दी। वो जमीन पर लेट गई और लेटे लेटे ही उसकी नींद लग गई। 1-2 घंटे बाद जब लगभग शाम हो चुकी थी तो उसकी नींद खुली। उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। कालू ने कहा, हम आओ दहला। का सड़ी चाल चल रहे हो, हारोगे साले तुम। कमरे से बाहर आई तो देखा बरामदे में 5 लोग बैठे बब्बन के साथ ताश खेल रहे थे। उनमें से एक 24-25 की उम्र के लड़के ने सुनैया को देखा। उसका नाम कालू था। वो बोला, राम राम भौजी, हम चमन के दोस्त कालू। दूसरे ने कहा, और हम बंसी। सुनैया ने कुछ नहीं कहा और अंदर कुएं के पास चली गई। तब कालू बोला, लगत है भाभी का रात का खुमार उतरा नहीं, ध्यान ही नहीं दिया देवरों पे। कालू की बात सुन के सब हंस पड़े। कुएं के पास सुनैया मुंह धो रही थी, तभी वहां चमन आया। तनिक चाय बना दो, 5-6 कप, हमारे दोस्त लोग आए हैं। सुनैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम्हारे कंगन मिले? नहीं। सुनैया उठी और रसोई घर में जाकर चूल्हा सुलगाने लगी। चमन वापस अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। सुनैया ने एक छोटे पतीले में चाय बनाई और एक थाल में कप रखकर बरामदे में जाकर चमन को पकड़ा दी, फिर वापस अंदर आ गई। बाहर जुए की बाजी चलती रही। देखते ही देखते रात हो गई। सुनैया भी रात का खाना बनाकर फुर्सत हो गई थी। सुबह से कुछ खाया नहीं तो भूख भी जोर से लगी थी, लेकिन जब तक घर के लोग नहीं खा लेते वो कैसे खाती। पीछे कुएं के पास बैठकर आसमान को देखती रही। वो बहुत उदास थी। मनी मन में वो बोली, इते तो कोई बात करने वाला भी नहीं, न घर में न आस पड़ोस में। तभी उसकी नजर बुढ़िया के घर की ओर गई। बुढ़िया आंगन में खटिया पर बैठी थी। सुनैया उठकर बुढ़िया के पास गई। वो वहीं मिट्टी की बनी, गोबर से लिपी लगभग 1 फुट ऊंची दीवार पर बैठ गई। तुम अकेली रहते हो काकी इते? आओ। तुम्हारे बेटा बेटी कोई नहीं? नहीं मोड़ी। तुम हमसे दोपहर में क्या कह रही थी? अभी तुम जाओ, चमन चिल्लाएगा इते देख के। अरे जे लोग तो जुआ खेलने में मगन हैं, उन्हें का हमारी फिक्र। एक दिन में शादी का सारा नशा उतर गो। हमारे बाबा एकदम सीधे साधे आदमी हैं, फंसा लिया इन हरामियों ने। तब बुढ़िया बोली, मोड़ी हम तो तुम्हें पहले ही बताने वाले थे, लेकिन जे लोगों के डर से नहीं कह पाई। जे घर सच में नरक है, इते कोई नहीं। इतने में चमन ने आवाज दी, तुम उते क्या कर रही हो बुढ़िया के पास? चलो खाना लगा दो। सुनैया ने बुढ़िया की ओर देखा और घर की ओर चल दी। चमन ने पूछा, क्या कह रही थी बुढ़िया? तो सुनैया ने जवाब दिया, जे घर की बड़ाई कर रही थी। तुम्हारे दोस्त लोग गए? हाँ। सुनैया ने रसोई में जाकर थाली लगाई। तीनों भाइयों ने साथ खाना खाया। फिर सुनैया ने अपने लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद रात को लालटेन की रोशनी में कुएं पे जाकर बर्तन धोए और अपने कमरे में चली गई। रात के लगभग 12 बजे थे। सुनैया अपने बिस्तर पर लेटी थी। तभी बब्बन यादव फिर उसके कमरे में दाखिल हुआ। सुनैया ने पलट के देखा तो घबरा गई। पिछली रात को तो वो बब्बन के इरादे समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज जो कुछ भी दिन भर में हुआ उसे बब्बन यादव का कमरे में आना एक बार में समझ में आ गया। बब्बन सुनैया के पास पलंग पर बैठ गया। तुम्हारी पीठ बहुत सुंदर है। हम तो दिन में देखत रह गए, तभी इच्छा हुई कि तुमको पकड़ लें, लेकिन हमने सोचा इतनी जल्दी भी का है।
भूख तेज हो तो खाने का मजा और आता है। तुमसे हम माफी मांगत है कि तुम्हारे बाबा को हम लोगों ने मिलजुल के बेवकूफ बनाया, लेकिन ये सब हमने तुम्हारे लाने के लिए किया। जिस दिन पहली बार लल्ला ने तुम्हें दिखाया, हम तो देखते रह गए। पहली बार हमें हमाओ चमन अकलबंद लगो। सच में तुम्हारे जैसी खूबसूरत हमने आज तक नहीं देखी। सुनैया सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। तुम हम लोगों को बहुत हरामी समझती होगी, है ना? मन ही मन गाली देत रही होंगी, नीच है, कमीने हैं, लेकिन मन में देने की क्या जरूरत है? तुम मुंह पे भी दे सकत हो। का करे, हम लोग हैं ही इतने हरामी। काम होता नहीं, हमारे तो हाथ पैरों में लकवा लगा है। लेकिन बाकी जिस्म ठीक है। चमन का मन किसी काम में लगत नहीं और छुट्टन लल्लन चोरी चकारी से बाज नहीं आते हैं। अब तुम ही बताओ का करें? बड़े भाई हैं, छोटों का ख्याल तो रखना पड़ता है कि नहीं, चाहे भाई हो या फिर तुम। अब देखो चमन कितना ज्यादा लापरवाह है। तुम्हें छोड़ के फिर चला गया अपने दोस्तों के साथ पीने। अब बताओ, इतनी रात को अपनी लुगाई को अकेली बिस्तर पे छोड़ के जाना शोभा देते? बिल्कुल नहीं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, एकदम रानी बना के रखेंगे। कहते कहते बब्बन सुनैया के करीब गया और उसे बाहों में लेने लगा। फिर बोला, तुम्हारे शरीर की खुशबू भी गजब है, पागल कर दे रही है हमें। हमारे सीने से लग जाओ। बब्बन ने इतना ही कहा था कि सुनैया ने पलंग के नीचे रखा पीतल का लोटा उठाकर भर ताकत से उसके सर पे दे मारा। बब्बन के मुंह से चीख निकली। वो सर पकड़कर बैठ गया। मार डाला रे बहू की ससुरी कुतिया ने। लल्ला, लल्लन, चमन कोई है? बब्बन चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। चमन घर पर नहीं था और लल्लन दारू के नशे में बेहोश सा खटिया पर पड़ा था। सुनैया तेजी से रसोई घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बुढ़िया खटिया पर लेटे लेटे मच्छरदानी के अंदर से सुनैया को जंगल के रास्ते की ओर भागता हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पे हल्की हंसी थी। बब्बन के चीखने चिल्लाने की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। बब्बन चिल्ला रहा था, चमन, लल्लन, साले सब के सब मर गए। अभी आपने सुना पीयूष श्रीवास्तव द्वारा लिखित और त्रिलोक की आवाज में लाल इश्क एपिसोड 2 गरम ईंट। ये स्टोरी टेल की 2018 की प्रस्तुति है।